पूस की रात। पूस की रात कहानी कथा सम्राट प्रेमचंद की अत्यंत मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसकी भाषा शैली उस समय उतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितनी इस समय प्रसिद्ध है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा माना जाता है। जबरा जो हल्कू का पालतू कुत्ता है। कहानी स्टार्ट होती है जब सहना हल्कू से पैसा मांगने के लिए आता है और हल्कू ने आकर मुन्नी से कहा, ला पैसे दे दे, सहना को देना है। मुन्नी उसमें झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे देंगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात कटेगी कैसे, अभी नहीं देने हैं पैसे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर था, जो बहुत अधिक ठंडी की रात होती है। उसने सोचा मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जारो मरेंगे, बला सिर से टल तो जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम ढील लिए हुए उसके समीप आया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय कर लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने भी नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तरफ कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली हो गई। हल्कू के वाक्य में कठोर सत्य था। वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने रुपए लाकर मुन्नी ने हल्कू को लाकर रुपए दे दिए। फिर बोली, छोड़ दो अब की बार खेती, क्योंकि खेती करे हम और ऐश करे कोई और, उस पर से भी आकर लोग मुझे धौंस दिखाएं। हल्कू ने लिए रुपए और बाहर चला गया और सहना को उसने दे दिया। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुम कुम कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ टहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रार पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, उठूं फिर एक चिलम भर लूं। और इस प्रकार वह चिलम पीने लगा। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जारा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम की छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जारा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जारा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे अपनी घुटकियां पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चित करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इधर करवट लेता था, कभी उधर की ओर करवट ले रहा था। किसी तरह रहा न गया। उसने जबरा को भी थपथपाया और थपथपाने के बाद कब उसे नींद आई उसे पता ही न चला। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। क्यों? कर्तव्य उसके हृदय में आसमान की भांति उछल रहा था। कर्तव्य उसके हृदय में आसमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजरा।
रात ने शीत को हवा से थपथपाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर उसने सिर में छिपा लिया। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। और इस प्रकार हल्कू ने, अब तो उठा नहीं जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल दिया। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। जब आग जलने लगी तो उसे लगा कि उसने ठंडी की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह अपने विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, इतनी ठंडी क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकलता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा। जबरा ने इस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कह देना, नहीं तो वह फिर लड़ाई करेगी। और इस प्रकार वो लोग अलाव की इस पार उस पार कूदने लगे। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी और एक क्षण के लिए फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा, क्योंकि उसके बदन में गर्मी आ रही थी। ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। जबरा और जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों के एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गाय का झुंड था, जो गांव में उस जमाने में बड़े पैमाने पर आ जाया करता था। उसके कूदते कूद दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी, पर फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उसके चरने की आवाज़ चर चर करके वहाँ पर हमें सुनाई पड़ रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था वही जाले पाले में खेत में। जानवरों के पीछे दौड़ना असुर जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो, जो जानवरों को भगाने के लिए गाँव में लगाई जाती थी। जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर उसकी ठंडी देह उसी में अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर एक चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैला था और मुन्नी कह रहे थे, आज क्या सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है?
तुम्हारे मरिया डालने से क्या फायदा। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मरैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड से यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसकी रात कहानी अत्यंत मार्मिकता से भरी कहानी है, जो एक ग्राम प्रधान मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जो खेती करने के बाद भी आधा पेट ही खाकर सोता है। यह कहानी ग्रामीण समाज पर एक करारा प्रहार है कि किस प्रकार सेठ साहूकार आते हैं और किसी की मजबूरी को समझे बिना उन्हें अपने हक के पैसे की ही पड़ी रहती है, भले ही दूसरे को कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। उसकी रात यह दर्शाती है कि ठंड की रात सामान्य गरीब लोगों के लिए कितनी परेशानियों से भरी हुई रात होती है। इस प्रकार पुष की रात की घटना ठंड से प्रारंभ होती है और खेत के चढ़ जाने पर जाकर समाप्त होती है, जो पूर्णतः सटीक और सार्थक भी मानी जाती है। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आपको प्रेमचंद की नई नई कहानियाँ फिर समय पर उपलब्ध